गुड गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हमने पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज हमने पढ़ी, और पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बताया कि भाई कैसे जनता पार्टी जो है वो जनसंघ, सबसे पहले जनसंघ बना था सन 1951 में। तो 1951 में जनसंघ बना और उसके बाद 1977 में जनसंघ जो है वो जनता पार्टी का नाम ले लिया, अर्थात जनसंघ ने अपना नाम बदल करके जनता पार्टी रखा। लेकिन 6 अप्रैल 1980 को जो जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो जनता पार्टी से नाराज थे और उन्होंने फिर बीजेपी को जन्म दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई और इसके दो बड़े चेहरे थे। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, एक महान कवि भी रहे, और नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी। ये दो ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आधार अर्थात बेस दिया। तो भाई 6 अप्रैल 1980 को जैसे ही पार्टी की स्थापना हुई, तो वैसे वैसे पार्टी में आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले, हमने बीजेपी के बारे में काफ़ी पढ़ लिया कि भाई बीजेपी की स्थापना जनसंघ में हुई और जनसंघ के बाद में ये जनता पार्टी का नाम दिया, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज हम केवल बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, देखिए, भाजपा का चुनावी सफर। पार्टी के बारे में हमने खूब पढ़ लिया, जनसंघ के बारे में भी पढ़ा, जनता पार्टी के बारे में पढ़ा, उसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज हम केवल चुनावी सफर पढ़ेंगे, और चुनावी सफर पढ़ रहे हैं तो बीजेपी की स्थापना भी बताना जरूरी है। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसके दो बड़े नेता थे, नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। और पहली बार जब 1984 के अंदर चुनाव होते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी को वही 2 सीटें मिली। अब आपको ये दो नाम आते, आप सोच रहे हैं कि भाई वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ही जीते होंगे, ऐसा नहीं है। पहले बीजेपी के दो जो नेता चुनाव जीत करके आए लोकसभा में, वो देखिए, वो नाम है डॉक्टर ए के पटेल। डॉक्टर ए के पटेल जो गुजरात में मेहराणा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? महाराणा। ये मेहराणा, गुजरात में मेहराणा नामक जो लोकसभा का क्षेत्र है, वहां से चुनाव जीत कर आए ए के पटेल। और इन्होंने पहले कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार ये चुनाव जीत करके आए। और दूसरा जो चुनाव जीतने वाले थे उनका नाम है चंदू पतला जंगा रेड्डी। चंदू पतला जंगा रेड्डी हनमकोड़ा चुनावी क्षेत्र से, आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के हनमकोड़ा नामक लोकसभा के क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए। तो इस प्रकार सन 1984 में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सीटें थी, तो इनको विपक्ष में बैठना पड़ा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखिए 1984 के बाद 1989 का टाइम आया, यानी 5 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन अब इन्होंने क्या है कि धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कौन आया? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, जो भारत का एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी एक संगठन है। उसको लगा कि भाई ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन हिंदुओं को किसी भी पार्टी ने
इतना बड़ी संख्या में होते हुए भी किसी भी पार्टी ने इनकी बात ही नहीं की। हिंदुओं का किसी ने चिंतन ही नहीं किया। ऐसा मान लिया कि हिंदू इस भारत में है ही नहीं। उनकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम जन्मभूमि, जो सन 1949 से राम मंदिर का निर्माण जो है उसको लेकर के तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है जहां लगभग 90 करोड़ उस समय हिंदू थे, और इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं का होने के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा था। बाबरी मस्जिद जो है, जो उसको अब क्या करें, बाबरी मस्जिद की वजह से राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया, और राम मंदिर का मुद्दा उठाने के कारण ही पहली बार 1989 के अंदर देखो भारतीय जनता पार्टी को 2 से सीधी 85 सीटें मिली, 85 जंप लग गया। और जैसे ही इसको 85 सीटें मिली, इसका मनोबल बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको ऐसा लगा कि अगर हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो जो एक बहुत बड़ी संख्या जो भारत में है वो आपका सहयोग करेगी। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से छाया हुआ था, इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव जैसों ने कहा था कि कांग्रेस 1000 पैरों वाला कीड़ा है, अगर एक पैर टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नशा हो गया था कांग्रेस को, सत्ता का नशा हो गया था। कंटिन्यू 30-30 वर्षों तक इकलौती सरकार बन रही थी। इसलिए पहली बार 1989 में भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली। क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर, राम का मंदिर बनाने की बात कही। और इतना ही नहीं, फिर 1991 में, क्योंकि 1990 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली थी हिंदुओं को जगाने के लिए, और कहा था कि प्रत्येक घर से एक एक ईंट आए, अर्थात उनके कहने का मतलब आपस में हिंदू जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आए। और 1991 के अंदर 120 सीट मिली। तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 85 और 85 से फिर 120 सीट पर पहुंच गई। आगे का जब चुनाव आता है 1996 में, 1996 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिली, और 161 सीट मिलने के कारण अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार अल्पमत में थी, इसलिए मात्र 13 दिन तक यह सरकार चली, जिसके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने, पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री बना, उनकी सरकार केवल और केवल 13 दिनों तक ही चली। उसके बाद पूर्ण बहुमत में नहीं होने के कारण सरकार को हटना पड़ा, और 1998 में फिर चुनाव हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ गए, नेता भी बढ़ गए, कांग्रेस में फूट पड़ने लगी, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1996 के बाद 1998 के अंदर 182 सीटें मिली। 182 सीटें मिलने के कारण बीजेपी ने अन्य जो अपनी विचारधाराओं से मिलने वाली जो पार्टियां थी, और जो कांग्रेस के लंबे सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस के धीरे धीरे अन्य पार्टियां विरोध में हो गई। तो ये लगभग पार्टियां मिलकर के और पहली बार भारत के अंदर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, जो इतने लंबे समय चली। यानी 1998 में जो सरकार बनी वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी कार्यकाल के दौरान भारत को परमाणु शक्ति जो है वो मुहैया करवाई। उन्होंने पहली बार पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया को बता दिया
कि भारत कमजोर देश नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। इसलिए इसी शासनकाल के दौरान भारत को परमाणु बम जो है उसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद में 2004 में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई तो खुलकर काम कर नहीं पाई, जिससे कुछ हिंदू नाराज हुए। जो हिंदुओं को ये उम्मीद थी कि ये पार्टी हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करेगी, तो वो कर नहीं पाई। इसलिए इसको केवल और केवल 138 सीटें मिली और यूपीए की सरकार बन गई। हालांकि कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी सरकार, यूपीए सरकार यानी मिली जुली सरकार बना ली। आगे चलते हैं 2009 के अंदर बीजेपी को और सीटें कम हो गई और सीट मिली केवल 116। तो विपक्ष में रह करके कुछ नहीं कर सकी। लेकिन 2009 के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी, जो 2002 गोधरा कांड के कारण हिंदुओं के अंदर अपनी जगह बना चुके थे, और 2014 का जो चुनाव आया उसका चेहरा नरेंद्र प्रसाद मोदी को बनाया गया। और 2014 में नरेंद्र प्रसाद मोदी जगह जगह अपने मीटिंगें बुलाई, जगह जगह अभियान चलाया, बड़ी कड़ी मेहनत की और एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो जुड़ करके और इस पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता दिलवाई। और पहली बार 2014 में पहली बार भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत में आई और देखिए 282 सीट जीती। लेकिन उस समय 2014 में इसने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसका नाम रखा था एनडीए। तो एनडीए के पास जो है खूब सीटें थी, तो ये 272 सीटें पे साथ सरकार बनानी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता देखिए, इसने कांग्रेस की तरह अन्य पार्टियों का शोषण नहीं किया, बल्कि अपने साथी पार्टियों को सत्ता में शामिल किया और उनका विश्वास जीता। आज तक वो पार्टियां इनके साथ हैं। तो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आए पहली बार वाजपेयी के बाद में नरेंद्र प्रसाद मोदी, और 2014 से लेकर के आज 2025 तक वही बार बार प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में केवल 282 सीटें मिली, लेकिन 2019 में तो गजब ही कर दिया। 303 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी, भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और आज भी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। नरेंद्र प्रसाद मोदी की लोकप्रियता और उनका मान सम्मान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया आज नरेंद्र प्रसाद मोदी का लोहा मानती है। और 2019 में 303 सीटें मिली और 2024 में 240 सीटें मिली, लेकिन एनडीए के पास टोटल सीटें 292 हो गई। फिर सरकार, तो तीसरी बार नरेंद्र प्रसाद मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। इन्होंने इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया इनका। तो आज हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जब चुनावी सफर की बात करते हैं तो जिस प्रकार से बीजेपी ने 2 सीटों से 303 का आंकड़ा पार कर दिया, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। सबसे बड़ी जो कमी है, अगर हम आम जनता की बात करें तो वो कमी यही है कि आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा, ऐसा नेता नहीं है जो साफ छवि का हो, साफ सुथरी छवि वाला हो और जो राष्ट्रभक्त की बात करने वाला हो। आज कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी आ गई है और तो और
राष्ट्रवाद की भी कमी आती जा रही है। इसीलिए जनता धीरे 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 कांग्रेस से दूर होती जा रही है और इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं चुनावी सफर के बाद कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बता देता हूं। कई बार क्या है कि ऐसा पूछ लिया जाता है, इसमें कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, ये दो नाम जरूर याद रखना कि सन 1984 में चुनाव के दौरान वो दो सीटें किसके पास थी। अधिकतर बच्चे क्या है, वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी का ही नाम देते हैं, लेकिन ये दो थे। देखो, डॉक्टर ए के पटेल, दूसरा था चंदू पतला जग्गा रेड्डी। एक तो थे महाराणा गुजरात के, तो दूसरे हनमकोड़ा आंध्र प्रदेश से। अब लेते हैं उपलब्धियां। पहली उपलब्धि तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि आर्टिकल 370, जिसको बीजेपी को यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि अगर 370 को छू भी लिया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, विल पावर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी ने 370 को हटा करके और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। अन्यथा भारत का कानून अलग था और आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर का कानून अलग था। लेकिन आज 370 खत्म करके और एक भारत और अखंड भारत की स्थापना की, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र प्रसाद मोदी की। अगर आर्टिकल 30 को और हटा दे तो मैं बताऊं आपको कि भारत एक अखंड भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अगर देश होगा तो भारत होगा, अगर आर्टिकल 30 और हटा दे, क्योंकि आर्टिकल 30 हमें अलग अलग बांटता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि हिंदुओं को स्कूल खोलने का अधिकार नहीं, रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं, जबकि अदर कास्ट को अपने ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, तो इसको खत्म करना चाहिए। दूसरा है राम मंदिर। राम मंदिर का विवाद सन 1949 में शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद जो बनी हुई थी उसको हटाने के लिए, क्योंकि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ ऐसा 100 करोड़ हिंदुओं का मानना था और उनकी आस्था थी। लेकिन बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। उस समय क्योंकि हिंदू कमजोर थे, इसलिए वो मुकाबला नहीं कर सके, तो 1949 में विवाद हुआ और 9 नवंबर 2019 को भारत का सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दे दिया कि यहां राम मंदिर था, मस्जिद नहीं थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। तो इस प्रकार से कई बार पूछ लेते हैं कि भाई राम मंदिर का फैसला कब आया, तो आप बता सकते हैं 9 नवंबर 2019 को फैसला आया और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो गया राम मंदिर का। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र प्रसाद मोदी ने किया और पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि अयोध्या ही राम जी के जन्म स्थान है और आज वहाँ राम जी का मंदिर है और सभी हिंदू भाई अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम के दर्शन करते हैं, अयोध्या का विजिट करते हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है भारतीय शासन में। भारतीय जनता पार्टी के शासन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, जो अभी तक जो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन इस शिक्षा नीति को अलग अलग बांट दिया है। 5, 3, 3, 4 इस प्रणाली में, सिस्टम में इसको बांटा गया है और नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि 5 में कौन कौन सी कक्षा है,
फिर 3 में कौन सी, फिर 3 में कौन सी, फिर 4 में कौन सी, और कॉलेज स्तर पर क्या है। पूरी शिक्षा नीति मैंने आपको खुल करके पढ़ाई है। कम से कम 40 मिनट का मेरा वीडियो है। आप चाहें तो नई शिक्षा नीति के बारे में वहाँ देख सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें जो पात्र व्यक्ति होता है उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकारी और गैर सरकारी सभी हॉस्पिटलों में मिलता है। पात्र व्यक्ति होना चाहिए, यानी आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई और ये अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग यानी 5% से लेकर 28% तक जीएसटी लगाई गई है। हर वस्तु पर अलग अलग जीएसटी है। हालांकि वर्तमान में जीएसटी को कम किया गया है, रिलीफ दी गई है और लोग बहुत खुश हैं जीएसटी को लेकर के। उसके बाद में है नोटबंदी। अरे भाई, जब नोटबंदी की बात आती है तो नरेंद्र प्रसाद मोदी को कोई नहीं भूल सकता। हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया, हर एक व्यक्ति को। अर्थात 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 रात को अचानक टेलीविजन पर यह घोषणा की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे, ये नोट अवैध माने जाएंगे। अब बताइए रात को कहाँ जाए आदमी, बैंक तो बंद। तो दुनिया में अफरा तफरी मच गई, पूरा भार उथल पुथल। और छूट क्या दी कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसके पैसे बैंक में है वो बैंक से, पोस्ट ऑफिस से आप अधिकतम 4000 रुपये तक एक दिन में निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कोई नहीं निकाल सकता। तो लोगों की लाइनें लग गई बैंकों के आगे, बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। देखो, जब कोई नया काम होता है तो परेशानी भी होती है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि पहली बार नोटबंदी लागू होने के बाद में जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी उस पर पूरी तरह स्टे आ गया। अर्थात एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई। इससे पता चल गया कि लोग जो नोटबंदी है अर्थात भारत के अंदर जो अवैध मुद्रा थी उसका बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो इसके लाभ भी हुए तो नुकसान भी हुए। नंबर आता है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आज भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अर्थात 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। अर्थात भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी ने जो योजनाएं हमें शुरू की है, उन योजनाओं का अगर हम लोग अच्छी तरह से उनकी जानकारी प्राप्त करें तो ये हमारे जीवन में बहुत ही कामयाब है और इनका प्रत्येक वो व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है या जो डिस्टेंट विलेज, दूर दराज के गाँव में रहता है। तो ये था हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सफर। तो भारत की जो भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिसने सबसे पहले जनसंघ के नाम से इसको तैयार किया था, फिर जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और फिर भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बना और अब वर्तमान में नरेंद्र प्रसाद मोदी। उसका चुनावी सफर मैंने आपको बताया 84 से लेकर के आज 2025 चल रहा है और आज जो फर्श से लेकर के शीर्ष तक जिस पार्टी ने अपना नाम कमाया है वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी है और बड़ी सहनशीलता के साथ आगे बढ़ी है। और आज नरेंद्र प्रसाद मोदी न केवल भाजपा का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो हमारे आज़ादी के बाद कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने ये
काम करने का साहस नहीं किया। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि भाजपा का आप चुनावी सफ़र अच्छी तरह तैयार करें। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन में और बोर्ड में ज़रूर इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। जिसका राज उसका आज होता है। कांग्रेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ, कैसे एक अंग्रेज अधिकारी ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था और आज कांग्रेस की दुर्दशा का कारण क्या है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथियों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक फॉलो करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।